सकता है? किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप में बहुत एक बारीक हेयर लाइन डिफरेंस होता है। अहम रोल होता है कि कह सकते हैं उनके रोल रोल मॉडल भी बन जाते हैं टीचर। बिल्कुल, बच्चा बहुत माइन्यूटली हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है। बिल्कुल। बहुत इधर से हाँ। सीखा, उधर से सीखा, लेकिन एक स्किल्ड पर्सन है, तो वो आपके जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करेगा, प्रॉपर्ली एड्रेस करेगा। क्योंकि स्ट्रेंथ को आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए कि अपनी स्ट्रेंथ में आगे बढ़ो। हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छा ऑरेटर हो, जिसकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो, ज़रूरी नहीं इंग्लिश में ही हो, हिंदी में भी वक्ता बहुत अच्छे-अच्छे होते हैं। पेरेंट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उनका ऐसे स्ट्रगल, लोगों के लिए आप क्या हाँ, कहना उनका चाहेंगे? स्ट्रगल देखिए अपनी जगह बिल्कुल वाजिब है, हम्म। क्योंकि एक एनवायरनमेंट से बिल्कुल दूसरे एनवायरनमेंट में एकदम आना, आना। है ना? और इतने एकदम से सडन चेंजेस लाना अपनी पर्सनैलिटी में, वो बहुत आसान नहीं होता। देखिए, टीचर अपनी छाप तभी छोड़ पाएगा जब नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। तो हमेशा हमारे पास जो टॉपिक रहते हैं वो जनरली बहुत लोग बेहतरीन सबसे ज़्यादा जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी पे होते हैं, डॉक्टर्स के साथ किए हैं। हर एक टॉपिक डिफरेंट होता है, पर आज का जो एपिसोड है इतना खास है कि आप कहेंगे कि आज तो भारती क्या लेके आई है। एकदम डिफरेंट पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट है हम शिक्षा के ऊपर करेंगे। शिक्षा हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इनमें हमें क्या कहाँ कहाँ कठिनाई आती हैं, और सबसे पहले स्कूलिंग से लेके कॉलेज तक की जो लाइफ होती है वहाँ पर शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज का एपिसोड हमारे जो शिक्षा की हर एक गहराई को हम जानेंगे, क्योंकि आज का दौर जो चल रहा है वो 21वीं सदी चल रही है। यहाँ के जो छात्रों को किस तरीके की शिक्षा मिलनी चाहिए और कहाँ पे उन्हें बाउंडेशन दी जा सकती है, क्योंकि एक टीचर ही बता सकता है कि हमें किस तरीके की शिक्षा देनी चाहिए। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत है, आप चौंक जाएंगे कि आज हमारे साथ कौन है। जीडी गोइंका स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव वर्मा जी। तो आज हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। हम तो मतलब अपनी लैंग्वेज में कहूँगी, अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। मतलब तो आज का जो टॉपिक है शिक्षा को लेके है सर। जी, तो एक जो टीचर होता है उसके अंदर ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जिससे एक प्रभावशाली अपनी छाप छोड़ पाए? देखिए, टीचर अपनी छाप तभी छोड़ पाएगा जब वो जो भी सब्जेक्ट वो ले रहा हो या बच्चों को जो भी पढ़ा रहा हो, उसमें उसकी मास्टरी हो। हम्म। बच्चे उसी टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं जिसको नॉलेज हो, हम्म। जो तैयारी के साथ क्लास में जाए और बच्चों को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे। क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा एक ही कैलिबर का हो। हम्म। अपने अपने आईक्यू लेवल के हिसाब से बच्चे की एफिशिएंसी अलग-अलग होती है। बिल्कुल सर। तो उसी हिसाब से टीचर को भी अपने आप को मॉडिफ़ाई करना चाहिए और एक रोट लर्निंग को ना अपना करके हर इंडिविजुअल बच्चे में उसके अंदर की उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसको पहचान के और उस पे उसको वर्क करना चाहिए। बच्चों की रिस्पेक्ट तभी मिल पाएगी जब बच्चों को दिल से लगेगा कि ये टीचर हमारे लिए बहुत कंसर्न है, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित बिल्कुल। है ना? रिस्पेक्ट तो उसकी नॉलेज से ही मिल सकती है टीचर को। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए इसी बात पे सर, एक टीचर को एक स्टूडेंट के साथ कैसा बॉन्ड बनाना चाहिए, किस तरीके से वो पॉजिटिव बॉन्ड उसके साथ बना सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप में बहुत एक बारीक हेयर लाइन डिफरेंस होता है। उसको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं होना है हम्म। और हमेशा एक टीचर और स्टूडेंट की रिलेशन की मर्यादा को भी बना के रखना चाहिए। बिल्कुल। बहुत सारे टीचर्स का ये मानना होता है कि हम फ्रेंडली रहेंगे बच्चों के साथ में, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहेंगे तो बच्चे हमसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। बट मेरा ये मानना है कि देखिए, अति हर चीज़ की बुरी है। अब बिल्कुल। ज़रूरत से ज़्यादा फ्रेंडली हो जाओगे तो वो नहीं पढ़ पाएगा आपसे, हम्म। है ना? तो आपको एक रिलेशन है, हर रिश्ते का एक मर्यादा होती है। बिल्कुल सर, ये तो तो फैक्ट उस है। मर्यादा को आपको बना के रखना है हम्म। और ना ही बहुत ज़्यादा हार्श होना है बच्चे के साथ में और ना ही बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होना है। आपका काम है बच्चों को ट्रेन करना, हम्म। उनको सिखाना, समझाना, पढ़ाना। और अगर आप सिर्फ़ फ्रेंडशिप की सिर्फ़ ये कि हम अच्छा बच्चों के साथ में बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप रखेंगे तो बच्चे हमें बहुत लाइक करेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि लाइक जो है बच्चे उसी को करते हैं जो उनको कुछ दे के जाता है लाइफ़ बिल्कुल। में, है ना? हो सकता है आज एक टेम्परेरी रूप में वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करें, लेकिन हम्म। आज से 10 साल
5 साल बाद में जब वो बच्चे किसी मुकाम पे पहुँचेंगे, वो हमेशा उसी टीचर को लाइक करेंगे जिसने उनको कुछ दिया है, बिल्कुल, जो उनसे जो सीखा है, जो उनकी जो सीखा है। नॉलेज है, उन्होंने पढ़ाई के साथ-साथ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक टीचर सिखाता है उनको, उनका व्यवहार, व्यवहार। बोलने-चालने का तरीका, समाज में रहने का तरीका, है ना? सच बोलने का तरीका। बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो एक बच्चा टीचर से सीख जाता है, जबकि वो टीचर उसको वो सिखाता नहीं है। हुँ, वो सिर्फ़ फ़ॉलो करके सीखता है। बिल्कुल। तो अपना बिहेवियर इस तरह से रखना चाहिए टीचर को कि वो एक बच्चे के लिए एक एसेट साबित हो और एग्ज़ाम्पल हो कि वो भी अपने बच्चों को बता सके कि मेरे टीचर उन्होंने मुझे इस तरह की गाइडेंस दी है, तो आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। बिल्कुल, एक स्टूडेंट की लाइफ में ना हमेशा एक शिक्षक या एक टीचर का इतना अहम रोल होता है कि कह सकते हैं उनके रोल रोल मॉडल भी बन जाते हैं टीचर। बिल्कुल, बच्चा बहुत माइन्यूटली हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करता बिल्कुल। है और उसकी ऑब्ज़र्वेशन आपको कभी पता भी नहीं चलेगी हुँ, कि वो आपको कैसे ऑब्ज़र्व कर रहा है। लेकिन वो आपके चलने के तरीके को, आपके ड्रेसिंग सेंस को, आपके बात करने के तरीके को, आपके व्यवहार को, हर चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करता है। तो हमें एज़ ए टीचर, मैं टीचर भी रहा हूँ, हुँ, तो हुँ, मुझे तो इतना पता है कि हमें हर अपने व्यवहार को बहुत ही संयम के साथ और बहुत माइन्यूटली उसको ऑब्ज़र्व करके अपने व्यवहार को रखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ-साथ लाखों बच्चों के जीवन का भी सवाल है, वो बहुत सारी चीज़ें हमसे सीखते हैं। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल एकदम सही बात है सर कि एक टीचर से ही बच्चा सब कुछ सीखता है। तो एक जो टीचर है वो स्टूडेंट के करियर और मैं पर्सनल डेवलपमेंट की बात करूँ तो कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं? उन्हें कैसे उस चीज़ को सिखा सकता है? देखिए, सबसे ज़रूरी तो ये है एक टीचर के लिए भी आज के टाइम में कि उसको पहले खुद को भी अपडेट रहना चाहिए। हुँ, अब वो ज़माना गया जब सिर्फ़ 3 स्ट्रीम्स होती थी, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, और उसमें किसी बच्चे के 70% आ गए, 60% आ गए, तो उससे बिना पूछे ही उसको साइंस दे दी जाती थी जी। स्कूल में। उसको ये भी नहीं पूछा जाता था कि आपका इंटरेस्ट क्या है? अच्छा, पहले ये इस हाँ, तरीके से होता है। पहले यही सिस्टम था। हमारे साथ खुद ऐसा हुआ, है ना? हमारे अब परसेंटेज अच्छी आई, केवी का स्टूडेंट हूँ मैं, हुँ, हुँ। तो सेंट्रल स्कूल में पढ़ा हूँ। वहाँ पे हम जैसे गए, रिज़ल्ट देखा तो रिज़ल्ट अच्छा था। तो नेक्स्ट डे जब क्लासेस अटेंड करने गए तो पता चला हमारा 12th 11th ए सेक्शन है, 11th ए साइंस। तो अब उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास कि हम चूज़ कर सकें, नहीं हमें साइंस ही नहीं लेना, हमें तो कॉमर्स लेना है। हुँ, आजकल इतने ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए कि उनको उसका एक्सपोज़र देना बहुत ज़रूरी है। अगर बिल्कुल। वो एक्सपोज़र हम तभी दे पाएँगे जब हम उतने इक्विप्ड हों, इतने नॉलेजेबल हों कि हम बच्चों को बता सकें कि आपके पास ये सीमित ऑप्शंस नहीं है हुँ, कि आपने बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया या सीए कर लिया, बस वो उसके अलावा ज़िंदगी है ही नहीं। आजकल ऑप्शंस इतने हैं बहुत कि ज़्यादा आप है। इतने ऑप्शंस हैं कि बच्चा ठीक से अगर उसको बताया जाए, तो हो सकता है अपनी लाइफ़ के साथ वो बहुत अच्छा कुछ कर ले। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए फिर मैं कहूँगा सबसे ज़रूरी है कि टीचर्स को अपडेट रहना चाहिए कि आगे आने वाले समय में कौन से जॉब ओरिएंटेशन कोर्सेज़ हैं जो बच्चों को हमें गाइड करना चाहिए कि आप इस तरफ जाएँ। बिल्कुल, तो सर एक क्या मैं आपसे पर्सनल सवाल पूछ जी, सकती जी, हूँ बिल्कुल। इस फील्ड से कि आप केवी के स्टूडेंट रहे हैं, हाँ, हाँ। तो आपको टीचिंग में इंटरेस्ट था या किसी और अदर फील्ड में था? नहीं, मेरा इंटरेस्ट तो आर्मी में था। मेरे फ़ादर आर्मी में कैप्टन थे, तो हुँ, मेरा शुरू से इंटरेस्ट आर्मी में था। लेकिन किसी वजह से वो शायद सपना मेरा सपना ही रह गया। लेकिन इस फील्ड में आने का एक सबसे जो बेस्ट मुझे एक जो मेरा पार्ट लगा वो ये कि मैं तो शायद नहीं जा पाया आर्मी में, लेकिन मैं ऐसे हज़ारों बच्चों को भेज सकता हूँ आर्मी में तैयारी करा करके जिनका जिनका सपना है। हुँ, हुँ, उनको ठीक से गाइड कर सकता हूँ, उनको उस डायरेक्शन में मोटिवेट कर सकता हूँ कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है। बिल्कुल। तो और मैं कभी भी अपने आप को ये नहीं कहलाता कि मैं प्रिंसिपल हूँ। मैं हमेशा अपने बच्चों से भी, अपने जो टीचर्स हैं मेरे साथ जो काम करते हैं, मैं उनको भी ये बोलता हूँ कि आप मुझे गाइडिंग लाइट बोलिए। हुँ, मैं बच्चों के लिए गाइडिंग लाइट के रूप में वर्क करना चाहता हूँ कि मैं उनको उनकी ज़िंदगी में एक रोशनी पैदा कर सकूँ। बिल्कुल। काफ़ी अच्छी सोच है सर आपकी। थैंक यू। तो सर जैसे आपने बताया कि जब आपसे तो पूछा ही नहीं गया सीधे आपको साइंस में चले जी, गए, तो जी। उस टाइम आपका इंटरेस्ट किस में था, कॉमर्स या साइंस में था? देखिए बस टू बी वेरी फ्रैंक मुझे इस आज की डेट में नहीं पता कि मेरा उस वक़्त क्या इंटरेस्ट था, लेकिन अगर मुझे ऑप्शंस दिए जाते तो शायद और मुझे संभावनाएँ बताई जाती, भविष्य की संभावनाएँ क्या-क्या हैं, तो हो सकता है कि मेरा स्ट्रीम कुछ और होता। बिल्कुल।
मतलब कह सकते हैं कि आप इस टाइम में अगर इस समय की बात करें, 2025 चल रहा है, तो अब तो बहुत चेंजेस है पहले से और अब से। अगर हम अपने टाइम की भी बात करें, बिल्कुल 360 डिग्री चेंजेस आए हैं एजुकेशन एजुकेशन फील्ड में सिस्टम में। बहुत। और हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज बच्चे के पास बहुत अच्छे अवसर हैं, अगर वो सिंसियरली चीज़ों को ले हुँ, और पेरेंट्स टीचर्स को सपोर्ट करें, हुँ, तो मैं नहीं समझता कोई भी बच्चा अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ना कर पाए। बिल्कुल। हर बच्चा एक कामयाबी की ओर जाएगा, हुँ, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी कर रहे हो, फ़ोकस के साथ करो और अच्छा करो। बिल्कुल। तो इसी तरीके से आप एक टीचर हैं, इस टाइम आप प्रिंसिपल भी हैं, तो एक स्टूडेंट को अपने अंदर अच्छे गुण या कोई भी एक अच्छी आदत कैसे अपनानी चाहिए? देखिए, स्टूडेंट का मतलब स्टूडेंट, हुँ, है ना? जब वो स्टूडेंट के अलावा बाकी और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि वो स्टूडेंट का मतलब होता है ही इज़ अ लर्नर, हुँ, वो सीख रहा है। और जब वो अपने सीखने के ब्लॉकेज को बंद कर लेता है, तो वहीं से उसका फेलियर शुरू हो जाता है। एक अच्छे स्टूडेंट को हमेशा सीखने की जिज्ञासा उसके अंदर होनी चाहिए, एक बिल्कुल। लर्निंग फायर उसके अंदर होनी चाहिए कि मुझे सीखना है। हुँ, सीखना इन द सेंस कि सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। बहुत कुछ होता है स्कूल इसमें। में बहुत सारी चीज़ें हैं, जब बच्चा एक एंटर करता है स्कूल में गेट में, तो हुँ, वहीं से उसकी लर्निंग शुरू हो जाती है। और स्कूल में कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे चाहे वो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, हुँ, स्पोर्ट्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है या पढ़ाई है, हर चीज़ का अपना एक महत्व है। बिल्कुल। तो अगर वो उन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेता है, हुँ, डिसिप्लिन्ड लाइफ में, डिसिप्लिन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चा बिल्कुल डम्प्स की तरह बैठा रहे और उसको हिलने की भी इजाज़त ना हो, ऐसा नहीं। हुँ, वो फ्रीली अपने क्वेश्चंस पूछे, अपने कंसर्न्स को रेज़ करे, लेकिन एक मर्यादा के तहत। बिल्कुल, तो इन चीज़ों का अगर कोई बच्चा ध्यान रखता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको सफल होने में कोई भी बाधा उसके सामने आएगी। बिल्कुल, सही बात लेकिन है। इसमें एक चीज़ और भी है कि पेरेंटिंग का भी बहुत इम्पोर्टेंट बहुत, रोल, बहुत बहुत अहम रोल इम्पोर्टेंट। है। हाँ, तो अगर पेरेंट टीचर्स की कोऑपरेशन के साथ में, क्योंकि देखिए दोनों का मकसद सेम है, हुँ, पेरेंट का भी और और हमारा भी। टीचर का भी सही। हमारा मकसद ये है कि हम बच्चों को कामयाब होते देखें, और पेरेंट के लिए तो वो एसेट है, वो वही उनकी प्रॉपर्टी हुँ, है ना? तो उनके लिए उनको तो जीवन की शुरुआत भी वहीं से और अंत भी वहीं पे है। बिल्कुल, तो इसलिए जब कॉमन एक इंटरेस्ट है, तो दोनों को मिल कर के उस बच्चे के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल। तो सर इसी नाते जो हमारे पेरेंट्स इस टाइम हमें देख ही रहे हैं, तो उनको भी ऐसी कौन-सी चीज़ है जो अपने बच्चे के साथ हमेशा एक बॉन्ड हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़, मैं भी ये कहूँगी कि उन्हें भी कुछ ऐसी चीज़ अपने अंदर अपनानी चाहिए जो बच्चे को दे पाएँ। तो देखिए एज़ अ टीचर आप उन हाँ, लोगों को क्या सबसे सजेस्ट करेंगे? सबसे ज़रूरी एक माहौल उनको अपने घर में देना चाहिए बच्चे को। और देखिए घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हुँ, हर घर में होती हैं, है ना? कई बिल्कुल। बार हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे नहीं होते, हुँ, कई बार घर में कुछ रिलेटिव्स को लेकर के कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, हुँ। या कुछ जॉब टेंशन्स होती हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट पेरेंट्स से है कि इन चीज़ों को बच्चों से दूर रखा जाए। इनका अगर इम्पैक्ट कुछ, आता होगा ना हाँ, बच्चों पे? बिल्कुल आता है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं भी आपके घर में, तो आप उसको बच्चों से अलग रखें हुँ, और कोशिश करें कि ये चीज़ें ना ही हों। लेकिन अगर फिर भी आपके कंट्रोल में नहीं है और ये चीज़ें आपके जीवन में हैं, तो कम से कम बच्चे इन सब से दूर रहें। हुँ, क्योंकि देखिए, आपने तो अपनी लाइफ़ जी ली, है ना? आधे से ज़्यादा बिल्कुल। लाइफ़ आपने जी हुँ, ली है। बच्चे की तो शुरुआत हुई है। बच्चों की शुरुआत हुई है, उसके आगे उसका पूरा फ्यूचर है। तो उसको हम कैसा फ्यूचर प्रोवाइड कराएँगे, ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि घर का आप एटमॉस्फेयर कैसा रख रहे हैं। हुँ। तो सर जैसे स्टूडेंट के लिए शिक्षा के साथ-साथ जो लाइफ स्किल्स होते हैं, उनको किस तरीके से वो अडॉप्ट कर सकते हैं या सीख सकते हैं सर? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आजकल स्किल एजुकेशन पर हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही है, और सीबीएसई ने तो अ, जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, इससे पहले से ही उन्होंने अपने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं स्कूल्स में। हुँ, और मैं तो देख रहा हूँ कि बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसमें। जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के साथ-साथ अपनी अदर स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि क्लास 12th की बच्ची, अगर वो एक स्किल की बात करूँ, ब्यूटिशियन कोर्स है ब्यूटी, तो
आप भी इतने अच्छे टिप्स नहीं दे पाओगे, अच्छे जो रिनाउंड पार्लर्स हैं वो भी इतने अच्छे टिप्स नहीं दे पाएंगे जितने एक 12th क्लास की बच्ची दे सकती है। तो क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा सीखने सबसे ज़्यादा जो माइंड ग्रोथ होता है वो होता है उस एज में, है ना। जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में जंग लगना शुरू हो जाता है ना। 80-85 एज आ करके तो वो बिल्कुल बच्चे वाला ही हो जाता है, फेस हो जाता है उसको। तो इस एज में अगर हम स्किल्स बच्चों को दे रहे हैं तो एक तो उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो रही है, वो अपनी लाइफ के साथ कुछ भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, वो सब्जेक्ट नॉलेज तो वो ले ही रहे हैं, उसके अलावा जो स्किल डेवलपमेंट की बात आपने की है तो और घर में छोटी छोटी चीज़ों में काम में हाथ बटा सकते हैं वो, कारपेंट्री में, इलेक्ट्रिसिटी में, जिसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं कि हम आजकल आप देख ही रहे हैं, हमें कोई अच्छा कारपेंटर ही नहीं मिल पाता, है ना। हम इतना उनको समझाते हैं, सिखाते हैं, हमें ये चीज़ इस तरह से चाहिए, लेकिन कई बार हम खुद ही परेशान होकर कि ठीक भैया तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम जैसा करके जाओ वैसे करके इलेक्ट्रिशियन को हम कई बार बुलाते हैं तो उसका भी काम हमें नहीं सब, क्योंकि स्किल्ड नहीं है वो पर्सन, है ना। वो कहीं से वैसे ही चलते हाँ सीखा, थोड़ा बहुत इधर से सीखा उधर से सीखा, लेकिन एक स्किल्ड पर्सन है तो वो आपके जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करेगा, प्रॉपरली एड्रेस करेगा। तो ये सिर्फ स्किल इसलिए नहीं है कि बच्चे उसमें करियर भी बनाए, लेकिन वो इसलिए भी है कि बहुत सारी चीज़ें वो खुद से भी कर पाएँ घर पर। अब बहुत सारे बच्चे आजकल अब्रॉड जाने का ट्रेंड बन गया है कि वहाँ जाके पढ़ाई करेंगे, हाई स्टडीज़ के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको बहुत पे करना पड़ता है। तो अगर उनके अंदर स्किल्स हैं तो वो अपनी सेविंग्स कर सकते हैं इन चीज़ों में, है ना। और कुछ भी सीखना, मेरा ये मानना है कि अगर आप कुछ भी सीखते हैं लाइफ में कभी वेस्ट नहीं जाता, कभी नहीं जाता, कभी भी। आप चाहे कुछ भी बने, आप सपोज आपने स्पोर्ट्स किया है लेकिन आप स्पोर्ट्समैन नहीं बने, लेकिन वो जो आपने स्पोर्ट्स किया है स्कूल टाइम में उसमें दिया उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा ज़रूर। मैं नेशनल प्लेयर रहा हूँ केवी से एथलेटिक्स में, तो मैं आज भी मतलब जब अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है स्पोर्ट्स और मेरा इंटरेस्ट भी है। मैं जिस भी स्कूल में गया हूँ तो मैंने उसको अच्छे खासी लेवल पे प्रमोट भी किया है। मैंने अपने प्रिंसिपलशिप रहते हुए कम से कम 8-10 क्लस्टर्स नेशनल्स ऑर्गेनाइज कराए हैं स्कूल्स में। तो वहाँ वो मुझे बेनिफिट मिल रहा है कि जो मेरा जो टेन्योर था स्कूल में एज ए स्टूडेंट और जो मैंने वहाँ सीखा स्पोर्ट्स में, उसको मैं इम्प्लीमेंट कर पाता हूँ बच्चों में। और जो मेरे साथ मैंने डिफ़िकल्टीज़ महसूस की हैं उस दौरान में, तो मुझे पता है किस लेवल पे डिफ़िकल्टीज़ आती हैं बच्चों के साथ में, तो मैं ऑलरेडी उसको एड्रेस करता हूँ ताकि उन बच्चों के साथ ही वो सब चीज़ें ना हो जो हमने फेस की है। जी, ये तो है, अगर आपके पास कोई अच्छे स्किल्स है कभी ना कभी तो वो काम आता ही है। तो सर जैसे जेडी गोइंग का स्कूल का करिकुलम क्या है सर? हमारे देखिए हमारा स्कूल सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल है, तो कोएड स्कूल है, बालक गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही हैं उसमें। तो हमारा करिकुलम इट्स अ सीबीएसई करिकुलम जो ऑल इंडिया लेवल पे, बल्कि मैं तो कहूँगा कि इंटरनेशनल लेवल पे है। तो इट्स अ सिमिलर करिकुलम जो बाकी स्कूल्स में चलता है, लेकिन अब उस करिकुलम को आप अपने स्कूल में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। करिकुलम तो फ्रेम करके दे दिया है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आ गया है अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो सबके लिए कॉमन है, लेकिन इंडिविजुअली अपने स्कूल में आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो वो बहुत कुछ डिपेंड करता है लीडरशिप पे। अगर लीडरशिप का विजन क्लियर है, उसको क्लैरिटी के साथ में वो आगे बढ़ रहा है अपनी टीम को लेकर के, टीचर्स को गाइड कर रहा है, टीचर्स को एनलाइट कर रहा है, और वो चीज़ें नीचे तक जा रही हैं अगर, तभी उसका बेनिफिट है। इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है एजुकेशन पे और स्पोर्ट्स पे, तो लेकिन अब हर जगह गवर्नमेंट तो नहीं जा सकती, है ना। तो इम्प्लीमेंट पार्ट तो हमें देखना है। अगर हम ही लोग उसके साथ इंसाफ नहीं करेंगे और उसको जुडिशियसली एमिकेबली हम उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे, तो फिर गवर्नमेंट का जो भी जितना भी काम हुआ है वो सब वेस्ट है। बिल्कुल सही बात है। सीबीएसई लगातार मॉनिटरिंग करती है इस चीज़ को, और जो अभी जो नए चेयरमैन आए हैं सीबीएसई के, तो मैं देख रहा हूँ लगातार वो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस्ड हैं। जो हमारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं जो विद स्पेशल नीड्स, उनके लिए बहुत कंसर्न है उनका, और इंक्लूसिव एजुकेशन में तो वो
मुझे लगता है कि उनको पर्सनली वो इंटरेस्ट लेकर के स्कूल्स में इसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ हमने देखी। मैं पिछले 24 साल से इस एजुकेशन फील्ड में हूँ। मैंने नहीं देखा किसी भी सीबीएसई चेयरमैन को इतना पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए। तो मुझे लगता कहीं ना कहीं ये हमारे भी खुशकिस्मती है कि इतना अच्छा चेयरमैन हमें मिला है जी। कि जो पर्सनली इन चीज़ों को देखता है और इम्प्लीमेंट कराने के इरादे से चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल, कहीं न कहीं वहाँ से आपको भी मिला कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल वही चीज़ बच्चों पे वो काम ही आएगा कि अगर हमारे साथ जो हमारे सीनियर्स इस तरीके से आ रहे हैं आगे बढ़ के, तो हर एक टीचर को भी आगे बढ़ के कुछ ना कुछ अब अपने स्टूडेंट्स के साथ करना भी चाहिए शेयर, जो भी चीज़ करिकुलम जो भी लेके आए हैं वो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है, सबसे बड़ा उसमें सुधार क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखिए, मेरा पर्सनली मानना है कि शिक्षा प्रणाली तो बहुत अच्छी आ गई है। हुँ, सबसे बड़ा सुधार होना चाहिए इम्प्लीमेंट पार्ट पे कि हमें उसको कैसे अपनाना है। जी। अब स्कूल, अगर मैं सीबीएसई की बात करूँ तो 22,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं इंडिया में, हुँ, है ना? जो लाखों बच्चों को कैटर करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं। लेकिन अगर हम उस चीज़ को धरातल पे नहीं उतार पाए, हुँ, जो सोच है उस प्रणाली की, जो शिक्षा नई नीति आई है उसकी जो सोच है, अगर हम उसको धरातल पे नहीं उतार पाए, हम उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए, या हम उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए जिस तरह से होनी चाहिए। होनी चाहिए जैसे उन्होंने बोला है। हाँ, जो ब तो फिर सबसे बड़ी खामी तो यही है। हुँ, हाँ, एक रिक्वेस्ट मेरी ज़रूर रहेगी, अ, ट्रेनिंग अभी शायद उतनी नहीं हो पाई है टीचर्स की नई शिक्षा नीति को लेकर के, जितनी होनी चाहिए। हुँ, या मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में ही सिमट कर रह गई है। जी। लेकिन हमारे सीबीएसई स्कूल्स रूरल में भी हैं, हुँ, सब अर्बन एरियाज़ में भी हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स तो वहाँ भी हैं सीबीएसई, जी। है ना? सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो, स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, हुँ, और उनको भी वही सब मिलना चाहिए जो बाकी बच्चों को मिल रहा है, चाहे वो मेट्रो सिटीज़ में हो या सोफिस्टिकेटेड सिटीज़ में हो। तो वहाँ का इम्प्लीमेंट जो पार्ट है, उन टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मेट्रो सिटीज़ में स्कूल हैं, हुँ, इनको एक-एक, दो-दो स्कूल अडॉप्ट कर लेना चाहिए, बिल्कुल कर लेना और चाहिए। हम लोगों को टीचर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के ट्रेनिंग देनी चाहिए इस चीज़ के लिए, कि वो बच्चों को जो हम दे पा रहे हैं एक मेट्रो सिटी में, वो अपने बच्चों को वहाँ पे दे पाएँ, ताकि वो बच्चे ये महसूस ना करें कि हम रूरल एरिया में हैं तो हमें वो चीज़ें, हम उससे वंचित रह गए। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी मतलब एक सोच भी है और ये फैक्ट है। रूरल एरिया के जो सीबीएसई स्कूल्स हैं या तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं है जो मेट्रो सिटीज़ के स्कूल में है। उसका बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक सबसे बड़ा रीज़न मैं एक चीज़ मानता हूँ कि फैसिलिटीज़, फैसिलिटीज़ और शायद वहाँ की जो सोच। सोच, और सोच भी अब ये कह सकते हैं कि बदल तो रही है, हाँ, काफ़ी मतलब धीरे-धीरे काफ़ी बदल चेंजेस रही है पहले से आ गए हैं, लेकिन जो चेंजेस आ रहे हैं वो उतने सफिशिएंट नहीं है, या उतनी रैपिड स्पीड से नहीं हो रहे हैं जो स्पीड चाहिए। वहाँ पे दोनों में ही जहाँ तक मैं एक रूरल एरिया की बात करूँ काफ़ी कनेक्ट हूँ मैं, तो मुझे लगता है वहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनको भी काम करना चाहिए और वहाँ के शिक्षक को भी काम करना चाहिए। हाँ, ये हर एरिया को अगर हम देखें तो हर एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, चाहे बिल्कुल, वो पेरेंट्स लेवल पे है, चाहे वो स्कूल लेवल पे है, चाहे वो स्टूडेंट लेवल पे है। सोसाइटी बहुत आसानी से ये तो बोल देती है कि ये बच्चा तो निकम्मा है, ये कुछ नहीं कर रहा, हुँ, लेकिन उसके पीछे के कारण को कभी नहीं समझ पाती कि उसने ऐसा क्यों किया है, क्यों किया? वो परफॉर्म क्यों नहीं कर क्यों पाया, नहीं कर पाया? है ना? बिल्कुल, सिर्फ उसके लिए सिर्फ बच्चा जिम्मेदार नहीं हो सकता, उसके लिए पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। हुँ, हम भी जिम्मेदार हैं, पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, सोसाइटी जिम्मेदार है। तो सिर्फ बच्चे को ये कह देना कि नहीं नहीं इसने तो कुछ नहीं किया, तो बेकार है, ये पढ़ता नहीं है, या ये किसी भी चीज़ में इसने कुछ सीखा ही नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ बच्चे को कहना मुझे पर्सनली नहीं है इतना अच्छा लगता, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे सर एक होता है कि एक एवरेज स्टूडेंट है, तो उसके साथ क्या एक्स्ट्रा मेहनत की जाती है सीबीएसई स्कूल में या फिर जैसे चल रहा है उसी हाँ, तरीके से देखिए, चलता है? अ, ये हर सर मेरा हर एक पर्सनल है। हाँ, हर बच्चे का एक अपना आईक्यू होता जी। है ना? और हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन हुँ। सकता, बन ही नहीं सकता। एक क्लास हर में हर 40 हर एक स्टूडेंट्स हैं, व्यक्ति के अंदर एक अपनी कुछ अहम कह सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल हर एक हर बच्चे का एक अलग होता कुछ ना है। कुछ होता ही है मतलब कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ एक काबिलियत हर एक फील्ड के लिए नहीं होती है, बिल्कुल, कुछ किसी वो अदर फील्ड के हर लिए हो सकती है। हर बच्चा एक फ़ील्ड के लिए नहीं बना, हुँ, अलग-अलग फ़ील्ड। ज़रूरत क्या है कि उस बच्चे के कैलिबर को हमें आइडेंटिफ़ाई करना है। हमेशा
लोग ये कहते हैं कि अपनी वीकनेस को पहचानो और उस पे वर्क करो। मेरा उल्टा कहना है। मेरा कहना ये है कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करो। वीकनेस पे वर्क करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ भी चली जाएगी। बिल्कुल। सचिन तेंदुलकर, उसकी स्ट्रेंथ क्रिकेट थी, है ना? उसके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे थे, तो बॉल, छोटी बॉल भी उसको फुटबॉल नज़र आती थी। लेकिन वो उसकी स्ट्रेंथ थी। और उसकी वीकनेस हो सकता है कुछ और हो। अगर वो अपनी वीकनेस पे पूरे ज़िंदगी वो काम करता रहता, क्या इतना अच्छा क्रिकेटर बन पाता वो? नहीं बन पाता। स्ट्रेंथ नीरज काम चोपड़ा करना ने जरूरी है। शुरुआत जेवलिन से नहीं की थी, रेसलिंग से की थी। उसका इंटरव्यू मैंने पढ़ा है, तो वो रेसलिंग से उसका इंटरेस्ट वहाँ था और काफ़ी बल्कि और वो था, है ना? लेकिन उसने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना। उसकी स्ट्रेंथ उसकी शोल्डर्स में थी। तो उसने उस पे काम किया और वो आज हम देख ही रहे हैं कहाँ पे उस, है ना, सितारा बना है आज। पूरी दुनिया का सितारा है वो। बिल्कुल, देश के लिए देश तो का नाम रोशन किया तो उन्होंने। हमें अपने बच्चों की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए कि अपनी स्ट्रेंथ में आगे बढ़ो। हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छा ऑरेटर हो, जिसकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो, ज़रूरी नहीं इंग्लिश में ही हो, हिंदी में भी वक्ता बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, जिनको सुनते ही मंत्रमुग्ध हो जाता है आदमी, है ना? सुनता ही रहता है उसको। और बहुत अच्छा पेंटर हो सकता है, बहुत अच्छा म्यूजिशियन हो सकता है, एकेडमिक्स में भी हो सकता है, स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा बन सकता है, अच्छे स्पोर्ट्स में जा सकता है, स्विमर अच्छा हो सकता है। मतलब इतने सारे फील्ड्स हैं किसी में भी, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ को पहचान के उसको हमें उस फील्ड में आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा ये मानना है, क्योंकि हर बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं बना है और हर बच्चा स्पोर्ट्स के लिए भी नहीं बना है। तो हर एक व्यक्ति के अपनी अपनी काबिलियत है, अपनी पोटेंशियल है, अपना खुद का पोटेंशियल है, तो उस पोटेंशियल को पहचान के उस पे वर्क करना चाहिए हमें। तो सर, आपने तो हजारों आपके सामने स्टूडेंट्स आए, उनके पेरेंट्स आए, तो कहीं ना कहीं देखिए, जो हमेशा एक पेरेंट्स, अगर मैं बात करती हूँ रूरल एरिया से, जो पेरेंट्स आते हैं चाहते हैं बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिले, तो कहीं ना स्ट्रगल करना पड़ता है कि आजकल सीबीएसई स्कूल में जाओ तो इंग्लिश का सबसे पहले महत्वता दी जाती है, देन हिंदी को। तो वहाँ पे किस तरीके से जीडी गोइंग का काम करता, मैं उसी पॉइंट पे लेके जाऊंगी। देखिए, ये आजकल की नीड है ना? अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे तो समय आपको पीछे खो छोड़ देगा और आप भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे, है ना? मेरा ये मानना है पर्सनली कि भाषा एक माध्यम है हमें अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए। अब चूंकि इंग्लिश वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है और जितने भी 12th के बाद ऑप्शंस हैं उसमें इंग्लिश का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हालांकि अभी जितने आईआईटीज़ हैं इंडिया में या बाकी जो अच्छे संस्थान हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी उन बुक्स को और उस करिकुलम को लेकर के आएँ। और हो सकता है अभी आज से 10 साल बाद ये सब चीज़ें बहुत हमें प्रैक्टिकल लगें, लेकिन आज इतनी प्रैक्टिकल मुझे नहीं लगती है। तो कंपटीशन में बच्चा जब जाता है तो उसको कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी चाहिए। और आप तो इंग्लिश की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ आप ज़माना फॉरेन लैंग्वेजेस का भी है। हर लैंग्वेज का वो अब फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, ये सारी भाषाएं इनकी डिमांड है। और देखिए, अब मुझे लगता है हर स्कूल में एक लैंग्वेज तो सिखाई जा रही है एक्स्ट्रा। हाँ, ये तो एनईपी में तो मैंडेटरी कर ही दिया है कि आपको एक थर्ड लैंग्वेज आपको सिखानी है। पर मेरा जो पॉइंट है सर, वो जो पेरेंट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है। उनका तो स्ट्रगल, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनका स्ट्रगल देखिए अपनी जगह बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि एक एनवायरनमेंट से बिल्कुल दूसरे एनवायरनमेंट में एकदम आना है ना, और इतने एकदम से सडन चेंजेस लाना अपनी पर्सनालिटी में, वो बहुत आसान नहीं होता। लेकिन उसके लिए फिर बहुत सारी चीज़ें भी हैं। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे और आप सिर्फ सोचते रह जाओगे तो वो नहीं होंगी। हो सकता है आज ना हो, कल हो, 100% ना हो, 20% हो, 25% हो, 50% हो। एफर्ट्स डालेगा बच्चा और पेरेंट्स भी, तो डेफिनेटली चीज़ें तो बदलेंगी, आज नहीं तो कल। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब मैं शिक्षा प्रणाली की बात पे आपको जवाब दे रहा हूँ कि हम बोलते क्या हैं और हम चाहते क्या हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी हिंदी भाषा को प्रमोट करें, अपनी संस्कृति को प्रमोट करें, है ना? और हम करते क्या हैं? आज से पहले, अब तो खैर शायद चेंज होगा क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें सीबीएसई ने भी चेंजेस की हैं। संस्कृत जो हमारी पहचान गुरुकुल के समय से है ना, पांडवों और कौरव के समय से 6th क्लास में इंट्रोड्यूस होती है।
बच्चों को इंट्रोड्यूस ही क्लास 6 सिक्स में क्लास होती में, है। हाँ सर बिल्कुल। और हम इंग्लिश कब इंट्रोड्यूस करते हैं? प्री प्ले नर्सरी में। प्ले से प्री शुरू हो नर्सरी जाती है में, जी, प्ले जहाँ से वो नर्सरी। बच्चा बोलना भी ठीक से जानता नहीं है। मुझे लगता है कि तो पेरेंटिंग अगर शुरू हम, होती है उसी टाइम से इंग्लिश शुरू हो हाँ, जाती तो है। अब हम बोलते हैं कि हमें अपने कल्चर को प्रमोट करना है एक तरफ, और दूसरी तरफ देखिए कथनी करने में बहुत अंतर है ना? तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम चाहते क्या हैं। क्या हम वही वाकई वही चाहते हैं जो हम बोल रहे हैं, या जो आज का ट्रेंड हम वो चाहते हैं? मेरा मानना ये है कि हमें अपने लिए बहुत ट्रूथफुल होना चाहिए, सच सच को अपनाना चाहिए। सच सच ये है आज के समय में कि हमें इंग्लिश को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल इंग्लिश नहीं एज ए कर सकते, लैंग्वेज हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर लेकिन हाँ, सकते। अपनी मातृभाषा को भी ना छोड़ें, हम्म। उसको भी हम ड्यू रिस्पेक्ट दें। और भाषा ही तो है, आप 2 भाषा के बजाय आप संस्कृत भी सीखें, बच्चा फ्रेंच भी सीखे, जर्मन भी सीखे, सीखने में तो कोई बुराई नहीं है। लैंग्वेज है। जितना जितना बच्चा सीखेगा उतना ही नॉलेजेबल होगा वो, उतना ही उसकी डिमांड होगी। जी बिल्कुल। और मैं है ना? कहती हूँ कि आज के टाइम पे इंग्लिश एक इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, मैं कह सकती हूँ सबकी एक नीड बन चुकी है। नीड बन भी चुकी है, और मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बुराई भी नहीं है, है बिल्कुल ना? सही जो बात वर्ल्ड वाइड एक लैंग्वेज एक्सेप्टेड है, तो उसमें बच्चों को भी आसानी होती है जब वो अब्रॉड जाते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए या जॉब के लिए, तो उनको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। बिल्कुल सही बात है। सर क्या ये व्यावसायिक शिक्षा को ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ज़रूर, क्योंकि देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 30 करोड़ के आसपास की हमारी जनसंख्या रही होगी। आज ऑन पेपर्स तो 140 बोलते हैं, पर मुझे लगता है 150 शायद हम पार कर गए होंगे। बहुत सारे अनलिस्टेड ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद रजिस्टर्ड ही ना किया हो अपने आप को। तो 150 करोड़ और 30 करोड़, तो कितने रिसोर्सेज को हम लोग, है ना? अब वो अगर हम जॉब्स की बात करें, तो जो आज़ादी के समय पे जॉब्स अवेलेबल थे या 40 करोड़ जनता के लिए हैं, तो 150 करोड़ के लिए तो नहीं पॉसिबल है। बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम व्यावसायिक एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम जॉब्स क्रिएट नहीं करेंगे, जॉब क्रिएटर नहीं बनेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इस गवर्नमेंट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जो चीज़ें हब्स बनाए हैं, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए इतना इजी एनओसी वगैरह सब की है, तो मुझे लग रहा है शायद ये लोग इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसीलिए स्कूल्स में भी वोकेशनल सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, कि ताकि बच्चे एंटरप्रेन्योर बने, वो नौकरी की तरफ ना जाएं, वो इस पोजीशन में हो कि बहुत सारे लोगों को नौकरी दे सकें। जी, ये बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम पे। सर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, मैं तो कह रहा हूँ पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए पहले क्या होता था, जब हम हमारा गुरुकुल सिस्टम था, है ना? आपने शायद वो सीरियल भी देखा होगा, रामायण और महाभारत। जी देखा है। उसमें आपने कभी भी देखा कि उनको सब्जेक्ट नॉलेज दी गई हो? हमेशा उनको स्किल्स सिखाए गए हैं। जी बिल्कुल। है ना? तो और हमने देखा भी है कि कितने स्किलफुल पर्सन्स पहले उस समय होते थे गुरुकुल सिस्टम में। अब हमने उस महत्व को अब समझा है, अब दोबारा से हम वहीं आ रहे हैं। अब थोड़ा-सा उसका रिफाइंड वे में वो स्किल्स आ गई हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब अलाइंड हो गई हैं एजुकेशन के साथ में। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि वो बच्चों को जोड़ के रखता है आपस में, एक टीम बिल्डिंग सिखाता है, एक सोशल इमोशनल स्किल्स को डेवलप करता है बच्चे में। बच्चा पढ़ लिया, बहुत अच्छा उसने एक एजुकेशन अचीवमेंट भी कर लिया, लेकिन अगर वो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो अपने देश के लिए भी नहीं सोच पा रहा है ना? उसको रिस्पेक्ट ही नहीं है कंट्री के लिए, या पेरेंट्स के लिए, या सोसाइटी के लिए, तो आप उस एजुकेशन का क्या करोगे? एजुकेशन डजंट मीन कि बस वो पैसा कमाने का एक ज़रिया है, कि बच्चा अच्छा पढ़ लिया, अच्छा कोर्स कर लिया और अच्छी सैलरी लगी। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक अच्छा सिटीजन वो बन पाए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो जितने भी हम कोरिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं अपने स्कूल्स में, तो उसमें एक तो उनके स्किल्स डेवलप होते हैं बहुत सारी चीज़ें, और कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है उनकी, कि दूसरों के साथ मिलके कैसे काम करना है।
वो ज़रूरी भी है सर इस टाइम। आजकल आप देखिए कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, है ना? तो और जो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं कई साल से, आज वो जॉइंट फैमिली के इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। बिल्कुल समझ रहे हैं सर, जॉइंट और फैमिली बहुत और ज़रूरी भी है। आज मेरे ख्याल से शायद वो सबसे लकीएस्ट पर्सन है जो एक जॉइंट फैमिली में बहुत हैप्पीली रह रहे हैं। हुँ, तो हम बच्चों को अभी से ये सीख दें ना कि दूसरों के साथ मिल के चलना है, मिलके कैसे चलना है। काम करना है। मतलब कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन का मतलब वो दुश्मन नहीं है वो आपके, दुश्मन नहीं है, वो आपके दोस्त हैं। बिल्कुल। तो दोस्ती के साथ कंपटीशन है, हुँ, और उनको भी सिखाना है, खुद भी सीखना है, और सबको साथ लेके चलना है आगे। तो ये एक मेरे ख्याल से तो सबसे अच्छा अचीवमेंट तो कोकुलर एक्टिविटीज़ का यही है कि आपको एक ये चीज़ सेंस डेवलप कर पाते हैं बच्चे में कि उसको समाज में रहना कैसे है। समाज में रहना कैसा। सर आजकल एआई का बहुत महत्वता दी जा रही है, जी, जी। तो ये एजुकेशन में किस तरीके से अपना योगदान दे रही हैं, दे रही देखिए, है अगर एआई मैं इस टाइम? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करूँ, हुँ, तो एआई का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। वर्चुअल रियलिटीज़ क्लासेस में बच्चे जो हम सिखा रहे हैं कि प्लैनेट सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम क्या है ना, अर्थ कैसे मूव करती है, वो हम दिखा पाते हैं बच्चे को एआई की वजह से। एआई की वजह से। तो वो महसूस कर सकता है, वो हैंड ऑन प्रैक्टिस एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और आप देखें आने वाले 10 साल में इतने जॉब्स ओरिएंटेड कोर्सेज आ रहे हैं अब, जो पहले कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट होता था बीटेक में, हुँ, आज कंप्यूटर साइंस की इतनी ब्रांचेज आ गई हैं, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, एआई और चैट बॉक्स, जीपी, इतने सारे ब्रांचेस ओपन हो गई हैं बच्चों के लिए, इतने ऑप्शंस ओपन हो गए हैं कि अम, उसको इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, हुँ, और आगे एक सिक्योर्ड फ्यूचर भी उसका बनता है। और सबसे अच्छी बात पता है इसमें क्या है कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास साइंस सब्जेक्ट्स ही हों तभी आप एआई की तरफ जा सकते हैं, या आप वीआर की जा या एआर की तरफ जा सकते हैं। आपके पास अगर कॉमर्स भी है, तो आजकल बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो 1 साल का शॉर्ट कोर्स करा करके, हुँ, कैप्सूल कोर्स करा करके उसको उस लेवल पर वो ले आते हैं, मल्टीमीडिया लेवल पे ले आते हैं कि बच्चा एक अच्छी हैंडसम सैलरी वो अर्न कर सके जी। अपने इंटरेस्ट के साथ में। तो जैसे कई बार अभी हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था एआई से रिलेटेड, कहते हैं कि एआई अच्छा भी है और खराब भी है। देखिए, दोनों चीज़ें हैं, और वो हर चीज़ में हुँ, है ना? हम मोबाइल यूज़ करते हैं, वो अच्छा भी है, बुरा भी है। बिल्कुल। इंटरनेट अच्छा भी है, बुरा भी है। टेक्नोलॉजी अच्छी भी है, बुरी भी है। टेक्नोलॉजी एक तरफ रोज़गार छीन रही है, हुँ, हुँ, और दूसरी तरफ हमारे काम काम को आसान भी बना आसान रहा भी है। कर रही है, बहुत ईज़ी भी हो तो जाता ये है। प्रो एंड कॉन्स तो हर हर चीज़ में आपको मिलेंगे। अब हमें डिसाइड करना है अपने लिए कि हमें क्या करना हुँ, है ना? बिल्कुल। एक गिलास में अगर आधा पानी है, तो हमारे लिए वो आधा गिलास भरा हुआ है, दूसरे के लिए वो आधा गिलास खाली है। खाली है, तो हमें खाली पे ज़ोर देना है या भरे पे ज़ोर देना है, ये हम पे डिपेंड करता हम है। पे डिपेंड तो हमारी सोच कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। बिल्कुल, और किस नज़रिए से देख रहे हैं। और मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप कुछ भी चीज़ करो, अगर उसका बहुत ज़्यादा अति अति आपने कर होती दी, है, तो हाँ, वो सिर्फ़ नुकसानकारी पढ़ना, 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 वो 24 घंटे अगर आप पढ़ते रहेंगे तो वो भी गलत बिल्कुल, है ना? मेंटल, इमोशनल और फिज़िकल 3 हेल्थ इम्पोर्टेंट हैं। हम हमेशा शुरुआत पहले कहते थे कि फिज़िकल हेल्थ होनी ज़रूरी है, लेकिन फिज़िकल के साथ-साथ मेंटल और इमोशनल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है। ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनली अगर बच्चा साउंड है, तो हुँ, वो बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी आसानी से पार कर सकता है। बिल्कुल। मतलब हमें तीनों हेल्थ पे अब विशेष ध्यान भी देना चाहिए, जो मुझे लगता है देना हर एक चाहिए, बिल्कुल। और स्कूल लेवल पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना सबसे ज़्यादा चाहिए। वही है, क्योंकि अब आपने देखा होगा कि जब 10th या 12th के रिजल्ट जब निकलते हैं तो बच्चे ना चाहते हुए बहुत सुसाइड कर सारे लेते, ऐसे बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स, पेनफुल इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें हमें भी बहुत पेन चौंका दे के देते जाते हैं। हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि हमें बच्चों के साथ थोड़ा-सा गैप नहीं मेंटेन करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब अभी एक हुआ था, शायद पिछले साल की बात है सर, 96% आने के बाद भी बच्चे ने सुसाइड कर लिया। व्हाई? उसका रीज़न है कि सोसाइटी और पीयर जो हैं इतना प्रेशर बच्चे पे बना देते हैं कि वो 96%। सोचता है कि मेरे से सबकी एक्सपेक्टेशन इतनी थी हुँ, और मैं सिर्फ़ इतना ही कर पाया हूँ। तो दिस इज़ माय इंसल्ट, मतलब मैं सोसाइटी को क्या फ़ेस दिखाऊँगा?
तो वहाँ पे इमोशनल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग इमोशनल करना ज़रूरी है। इमोशनल हेल्थ भी स्ट्रांग होनी चाहिए और मेंटल हेल्थ भी। मेंटल हेल्थ भी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे बच्चे को आइडेंटिफाई करें और समय रहते ऐसे बच्चे की काउंसलिंग करें। बिल्कुल, बहुत और ज़रूरत बच्चों भी को है। भी ये चाहिए कि जब भी उनके दिमाग में कुछ इस तरह की बातें आएँ, तो एक एक हेल्दी फ्रेंड सर्कल ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे आप अपनी बातों को डिस्कस कर सकें, एटलीस्ट वो नोटिफ़ाई कर सकें। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, ये डिसीज़न कब लेता है बच्चा, जब वो अंदर-अंदर घुट जाता हुँ, है और वो अपनी बात किसी से शेयर करने की पोज़ीशन में नहीं होता, हुँ। तो ये तब सिचुएशन ये आती कब है एक्सट्रीम सर? स्टेप उठाता है वो। तो हमें ऐसा समय आने ही नहीं देना चाहिए बच्चे की लाइफ़ में। हमें स्कूल लेवल पे उनको इतना गाइड करना चाहिए कि कभी भी इस ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ़ में अगर आए, हुँ, तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, एसओपीज़ होने चाहिए कि आप इमीडिएटली अपने पेरेंट्स से बात करो, अपना माइंड डाइवर्ट करो, अपने दोस्तों से बात करो। क्योंकि एक वो क्षण होता है, हुँ, एक मोमेंट होता है, मोमेंट ऑफ हीट ऑफ मोमेंट, अगर वो निकल गया तो शायद वो इंसिडेंस ना हो। ना हो। बिल्कुल तो सही बात है। इंसिडेंस ना हो और वो क्षण निकल जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को गाइड करें, उतना हम उनको नॉलेजेबल बनाएं कि वो ऐसे मोमेंट्स को अवॉइड कर सकें। बिल्कुल, मतलब और मतलब वहाँ पे गलती किसकी होती है? मैं बस थोड़ा-सा उस पे जाना चाहती हूँ, वहाँ पेरेंट्स की गलती होती है या टीचर की होती है या उस बच्चे के देखिए, दिमाग में? समाज में सब आते हैं, हुँ, कलेक्टिवली। जी, मैं भी हूँ एज ए प्रिंसिपल, मैं भी हूँ। आप भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, हुँ, सोसाइटी के और जी, रिलेटिव्स भी हैं। मैं तो सभी को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ उस चीज़ के लिए, पूरी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है। पूरी सोसाइटी, आई एग्रीड। तो इस पे थोड़ा-सा मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चा इस सिचुएशन में निकल रहा है तो वहाँ पे आपको हेल्प करनी चाहिए। हेल्प करनी चाहिए और सिर्फ हेल्प ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि उससे बाहर निकलने का उसको रास्ता हमें ऐसा बताना चाहिए कि वो और बच्चों को भी गाइड कर हुँ, सके फिर। बिल्कुल। तो सर ऐसी इन्हीं चर्चा तो चल ही रही है, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें जो एक स्कूल अहम रोल अदा करता है उसे क्रिएटिव बनाने के लिए। हुँ। तो इस टाइम के जो स्कूल्स हैं वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं इसकी तरफ? देखिए, मैं अपने स्कूल की बात करूँगा, जीडी गोयनका में हम लोग बच्चों को हर एक्सपोज़र देते हैं। हुँ, उम, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज लेवल, हम केजी के बच्चों को भी ये एक्सपोज़र देते हैं कि उसको बैंकिंग कैसे करनी है। हुँ, आप समझ सकते हैं, इतना छोटा बच्चा वही मैं वो बैंकिंग भी समझ लेता है कि मुझे बैंक में जाना है, अपनी पासबुक ऐसे एंटर करानी है, वहाँ पे कैशियर होगा, वो कैश देता है, गार्ड होता है, वो प्रोटेक्ट करता है, वो सारा सिस्टम, मतलब पूरा एक तरह का हम उसको एटमॉस्फेयर देते हैं बैंकिंग का। मार्केट का एक्सपोजर देते हैं कि आपको बाज़ार में जाना है तो आपको क्या चीज़ें प्रोक्योर करनी है, हुँ, कैसे कैसे बार्गेनिंग करनी है, कैसे क्वालिटी ऑफ ईटेबल्स आपको चूज़ करने चूज़ हैं। करना है। तो ये सारी क्रिएटिविटी तो है, मतलब बिल्कुल है। हम इस लेवल पे पढ़ाई के साथ-साथ ये सारी चीज़ें इसलिए सिखाते हैं बच्चों को, ताकि वो किसी भी फ़ील्ड में कि उनको ऐज बैरियर ना हो, कि अभी तो ये बहुत छोटा है, अभी क्या करेगा ये जान कर के। आप यकीन मानेंगे, छोटे से छोटे बच्चे भी आपको कई बार ऐसी चीज़ सिखा जाते हैं कि आप शायद किसी बड़े से भी ना सीख पाएँ। और जी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है बच्चों से इंटरैक्ट करना। बहुत मज़ा भी जब आता हाँ, है। जब बच्चे कई बार बहुत अच्छी चीज़ें बोल जाते हैं, बता जाते हैं, तो मैं भी सरप्राइज़ हो जाता हूँ उनकी इस नॉलेज को देख कर के कि आजकल के बच्चे बहुत नॉलेजेबल हैं, क्योंकि एक्सपोज़र बहुत है। आजकल तो स्कूल में ये चीज़ भी सिखाई जाए, बच्चे छोटी-सी एज में ये बुक लिख देते हैं। हाँ, बहुत सारे यंग राइटर्स हैं हमारे स्कूल में जो अच्छी बुक्स, और अमेज़न पे अवेलेबल भी हैं उनकी बुक्स। अरे वाह! तो सर ये किसी सब बच्चे ने आपको कोई ऐसी छोटी-सी बुक लिख के दी हो? मुझे गिफ्ट की है, बल्कि हाँ, मैंने गिफ्ट लेने से तो मना किया। मैंने कहा नहीं, इसको मैं अमेज़न से ही परचेज़ करूँगा, क्योंकि हुँ, आपका एफ़र्ट है और वो अगर अवेलेबल है, तो आई शुड पुट माय एफ़र्ट्स, कि आपको भी एनकरेज मिलेगा कि आपकी एक बुक सेल हुई बिल्कुल। है ना? तो क्रिएटिविटी हर चीज़ में, मैंने जैसे आपको बताया, स्कूल में हम कुछ भी कराते हैं, हमारा मकसद ही होता है कि बच्चों को क्रिएटिव बनाना। हुँ, उनको उस दिशा में उनको ले जाना कि वो सीख सकें और सोचने की क्षमता उनकी बढ़े। जितना आप उनको एक्सपोज़र दोगे, उतना ही वो सीखेंगे। बिल्कुल। और ये चीज़ें टीचर्स पे भी लागू होती हैं, हम पे भी लागू होती हैं। हम अगर नहीं सीखेंगे तो हम सिखा ही नहीं पाएँगे, हुँ, है ये ना? तो है। जब तक हम खुद नहीं हम सीखेंगे जब सामने तक, वाले को और देखेंगे। जो नई टेक्नोलॉजी, जो नई चीज़ें आ रही हैं, इंट्रोड्यूस हो रही हैं, अगर हम अपडेटेड नहीं रहेंगे तो हम सिखा भी नहीं पाएँगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स को और प्रिंसिपल को अपडेट रहना चाहिए।
तो सर एक हर एक पेरेंट्स का एक रहता है कि दिल्ली एनसीआर में इतनी फीस हाई क्यों है? देखिए ये मैं बताऊं कि पर्सनली मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई कंसर्न ऑफ सब्जेक्ट है, क्योंकि पढ़ाई का आप पैसे से आप मेज़र नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप एज ए प्रिंसिपल मुझसे पूछें तो गवर्नमेंट ने इस पर काफ़ी कुछ कैपिंग की है। लेकिन एनसीआर के स्कूल्स ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फीस पे चार्ज करते हैं, वो प्रोपोर्शनेट टू फैसिलिटी है। हम फैसिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा देते हैं राइट। बच्चों को। और देखिए जो पढ़ाई है वो तो सब जगह कॉमन है, करिकुलम सेम, मैंने आपको बताया था सीबीएसई का करिकुलम सभी जगह सेम है। सभी अब जगह से इम्प्लीमेंट कैसे आप करते हैं, उसको पढ़ाते कैसे हैं, और एडॉन्स के क्या क्या हैं आपके स्कूल में। जैसे हमारे स्कूल में मैं बताऊं आपको, जितने भी स्पोर्ट्स, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, स्विमिंग है और चेस है, जितने इंडोर गेम्स सारे हैं, फुटबॉल है, इसके प्रॉपर कोचेज़ हैं हमारे पास, फुल टाइम कोचेज़ हैं जो बच्चों को पूरे आ, जो बारीकी है हर स्पोर्ट्स की उसको कैटर करते हैं। ठीक है, म्यूज़िक एंड डांस है, थिएटर है, ड्रामा है, अलग अलग इसके स्पेशलिस्ट हैं जो बच्चों को इस फील्ड में उनको गाइड करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। इस सब चीज़ के लिए अच्छा खासा ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी होता है। ठीक, बिल्कुल तो होता है। फिर वहाँ अगर हम इससे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो हम क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। ये अ, मतलब हमारी मजबूरी है। प्राइवेट स्कूल्स की जो एनसीआर, दिल्ली, जितनी मेट्रो सिटीज़ में हमारी मजबूरी है कि अगर हम फीस स्ट्रक्चर नहीं उतना रखेंगे तो हम कहीं ना कहीं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत अच्छा आइडिया है। बिल्कुल नहीं अच्छा आइडिया, क्योंकि क्वालिटी के साथ तो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहिए मेरे हाँ, हिसाब से, क्योंकि हर एक पेरेंट्स चाहता है कि क्वालिटी मिले। तो सर फ्यूचर में आप शिक्षा को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए मैं अब भी ये कहूँगा कि ये सबसे नोबल प्रोफेशन है। इट्स नॉट अ प्रोफेशन, ये सर्विस है। बेसिकली वी आर डूइंग सर्विस फॉर द नेशन। सर्विस में इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए एक टीचर जब पूरे साल बच्चे को पढ़ाता है ना, और जब उसका बोर्ड रिजल्ट आता है और जब वो कुछ अचीव करता है अपनी लाइफ में, तो यकीन मानना आपकी जो पेरेंट्स को खुशी मिलती है उसके मदर फादर को, शायद उससे ज़्यादा नहीं तो उससे कम भी खुशी नहीं मिलती टीचर को, उतनी ही खुशी मिलती है। लेकिन पेरेंट का एक लालच होता है अपने बच्चे के प्रति कि वो बड़ा होगा, पढ़ेगा, एक अचीव करेगा लाइफ में कुछ, फिर वो उनके लिए एक एसेट्स बनाएगा, है ना, या अब जो उनकी लेगेसी है उसको कंटिन्यू करेगा। और टीचर को पहले क्या की लालच कहावत है? थी ना कि बच्चा बुढ़ापे की लाठी है। लेकिन टीचर को तो तो वो लालच लालच है। भी नहीं है। हाँ तो बिल्कुल। कितना खूबसूरत रिश्ता है ये टीचर का और स्टूडेंट का, कि बिना लालच के हम उसके भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं कि ये बच्चा या कोई भी बच्चा लाइफ में अच्छा करे, एक कामयाब इंसान बने। तो सबसे जो ब्यूटीफुल इस प्रोफेशन की मुझे लगती है वो यही है, और इसीलिए हमें शायद बाकी सब लोगों से अलग रखती है इन चीज़ों को। तो सर क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में एआई टीचर की जगह ले लेगा? नहीं, क्योंकि रीज़न ये है कि जो एआई में जो डाटा या जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो हम ही लोग करते हैं। जी बिल्कुल। एआई अपने आप में प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता, है ना। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग को तो रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता। तो इसलिए मुझे नहीं लगता किसी भी टीचर को चिंता करने की ज़रूरत है कि अब स्कूल्स में टीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे बहुत सारे मैं देखता हूँ फेसबुक पे इस तरह के राइटअप्स लिखे होते हैं, वो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए होते हैं सिर्फ। टीचर को, फिजिकल टीचर को, जो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ टीचर इन द क्लासरूम, वो कभी भी किसी से भी वो रिप्लेस हो ही नहीं सकती। इट इज़ इनविंसिबल। तो ये डिस्प्लेस ही नहीं हो सकती कभी भी। इसकी इम्पोर्टेंस हमेशा थी, है और रहेगी। एआई को तो एक ह्यूमंस ने बनाया हाँ, है। लेकिन ये ज़रूर है कि एआई की मदद से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है एक, उसको हम और बेहतर कर सकते हैं और अच्छे तरीके से उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। ये एक तो कह ज़रूर। सकते हैं एआई का भी महत्व है। हाँ, नहीं, इसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी को जिसने इग्नोर किया वो ख़त्म हो गया, वैनिश हो गया। आप देखिए जो पहले
वेस्टर्न ओनिडा टीवी होते थे, घरों में यही होते थे। आज कहाँ है ये अपने अंदर चेंजेस लाए नहीं। तो अब तो OLED और पता नहीं कौन कौन सी टीवीज आ गई हैं, है ना। तो जब हम चेंजेस नहीं लाएंगे अपने अंदर तो हम ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए टेक्नोलॉजी को अगर हम नहीं अपनाएंगे तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी को तो अपनाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, हम किस लेवल पे अपनाना है, कितना अपनाना है, वो इंडिविजुअल स्कूल को डिसाइड करना है। जी। तो सर JD गोइंका अदर स्कूल से अलग क्यों है? देखिए, GD गोइंका अलग तो नहीं है, लेकिन हम चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। चीज़ें तो वही हैं, पढ़ाई वही है, स्पोर्ट्स वही है, सब कुछ वही है, लेकिन करने का तरीका अलग है। पर्सनली हम लोग बच्चों को ग्रूम करने में, बच्चों की इंडिविजुअल ग्रूमिंग में हेल्प करते हैं। और उसका रीज़न ये भी कह सकते हो आपकी जो हमारी टीचर्स ट्रेनिंग होती है, हम उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि अगर टीचर्स ट्रेन होंगे और वो इस प्रोफेशन को प्यार करेंगे स्वेच्छा से, जैसे आपने शुरुआत में आपने कहा था कि आप कैसे इस प्रोफेशन में आए। जी। आना बड़ी बात नहीं है, इस प्रोफेशन में टिके रहना और मन से टिके रहना वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कोई टीचर आ गया इस प्रोफेशन में, दैट इज़ गुड। लेकिन अगर वो आ ही गया है अब इस प्रोफेशन में, तो अगर वो उसको इस प्रोफेशन को प्यार करना शुरू कर दे, इसको इसको जीना शुरू कर दे, तो अपना बेस्ट दे पाता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि जब एक टीचर हमने हायर किया अपने स्कूल में, GD गोयनका स्कूल में, तो उसको हम एक अच्छा एटमॉस्फेयर दें, उसकी एक अच्छी लर्निंग दें, ताकि उसको लगे कि स्कूल में रहते हुए मेरी भी ग्रोथ हो रही है, पर्सनल ग्रोथ हो रही है। तो वो जो एक कह सकते हो कि आप जो चेंजेस हैं वो बच्चे में भी नज़र आएंगे फिर। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि शायद अगर हम कर रहे हैं तो सबको करना चाहिए। बिल्कुल, हर एक स्कूल को करना चाहिए, तभी कहते हैं GD गोइंका अलग क्यों है। क्या सर ने बहुत अच्छे से बताया कि वो स्टूडेंट के साथ साथ टीचर के साथ भी मेहनत करते हैं कि उन्हें कैसे बेहतर बनना है। तो ये हर एक स्कूल में होना चाहिए कि हर एक टीचर को बेहतर कैसे बनाना है। बहुत अच्छी सोच है सर, काफ़ी अच्छा भी लगा। आने वाले समय में कौन सी स्किल शिक्षा का अहम हिस्सा होगी? देखिए, मेरा ये मानना है कि स्किल्स तो सारी ही अच्छी हैं, अहम हैं सारी। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सी स्किल्स पे काम करना है। टेक्नोलॉजी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं आज के समय में, और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का रोल और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जितनी भी स्किल्स हैं, हमें इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो अदर देन टेक्नोलॉजी हैं, जैसे अब मैं एक छोटी सी आपसे बात करूं कि अब ब्यूटिशियन की बात कर लीजिए, पार्लर्स। पहले एक रूटीन पार्लर्स होते थे, आजकल पार्लर में भी इतनी टेक्नोलॉजी इम्बाइब हो गई है, इंट्रोड्यूस हो गई है कि वो उसके बिना वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, है ना। फैट लॉस की ऐसी ऐसी मशीन आ गई हैं कि आप मिनटों में अपना फैट लॉस कर सकते हैं, लेजर, मतलब है ना। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें वीडियो में अगर हम जाते भी हैं तो बहुत सारी तो आप अपने स्किन को इम्प्रूव करा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी तो हर फील्ड में है। मतलब पहले तो का था कि गोरे एंड क्या कह सकते हो ना, दो ही कलर होते थे। दो ही कलर होते थे, अब तो कलर भी आप अपना इम्प्रूव करा सकते हैं, स्किन कुछ भी, ग्लोइंग। मतलब टेक्नोलॉजी वो चीज़ है कि आप कुछ भी पॉसिबल है। जैसे इम्पॉसिबल को अब उसने आई एम पॉसिबल बना दिया है। आई एम पॉसिबल, राइट। तो अब टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा रोल है और इसको कोई भी इग्नोर नहीं कर पाएगा। अगर कोई करना चाहेगा तो शायद टेक्नोलॉजी तो इग्नोर नहीं होगी, लेकिन वो इग्नोर हो जाएंगे। जी सही बात है, बिल्कुल पीछे पहुंच जाएंगे वो। स्ट्रीम सिलेक्शन बच्चों के करियर में कितना इम्पोर्टेंट है। स्ट्रीम ना, स्ट्रीम, स्ट्रीम, हाँ, सब्जेक्ट सिलेक्शन। जो सब्जेक्ट सिलेक्शन बच्चों 11th क्लास में जब बच्चा 10th से 11th में आता है तो सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं, तो कितना रोल है, अच्छा रोल है उसका उसके लाइफ में। ठीक है। तो सर अभी देखिए बच्चे 10th करके 11th में आएंगे, तो जो सब्जेक्ट जो चूज करते हैं तो उसमें किस तरीके से उन्हें सिलेक्शन करना चाहिए? देखिए, स्ट्रीम सिलेक्शन एक किसी भी बच्चे की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है वो, और वो डिसाइडेबल मोमेंट होता है कि वो उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। उसमें बच्चों को बहुत प्रिकॉशनरी तौर पे सब्जेक्ट सिलेक्शन करना चाहिए, अपनी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं कि वो पड़ोस के बच्चे ने साइंस ले ली है या
हमारे रिलेटिव्स में किसी ने साइंस, मामा जी के लड़के ने साइंस ले ली है, या मेरे भाई ने इंजीनियरिंग की थी तो मुझे भी इंजीनियरिंग करनी है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्ट्रीम सिलेक्शन होना चाहिए अपने इंटरेस्ट पे और अपने कैलिबर पे। जी। और उसके लिए मैं तो पेरेंट्स को भी कहूँगा कि पेरेंट्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है उसमें। वो भी बच्चे को बहुत ज़्यादा फोर्स ना करें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बट लेट द चाइल्ड डिसाइड व्हाट सब्जेक्ट ही वांट्स टू टेक एंड द इंटरेस्ट ऑफ एरिया। क्योंकि राइट। जब उसका इंटरेस्ट होगा तो जाहिर सी बात है उसमें वो बहुत अच्छा करेगा, हम्म। है ना। कई बार गलत स्ट्रीम लेकर के बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर जो जो वो एक अच्छा कर सकता था अपनी लाइफ के लिए, वो कहीं ना कहीं वो अटक जाता है वो कुछ नहीं, वो एक भीड़ का हिस्सा बन के रह जाता है। और लास्ट मोमेंट पे मैंने तो बहुत देखा है कि वो डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं। हम्म। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जब स्ट्रीम सिलेक्शन करें तो प्रॉपर एक काउंसलर के साथ मीटिंग करें, हम्म। काउंसलिंग सेशन लें, अपने इंटरेस्ट ऑफ एरियाज़ को डिस्क्राइब करें और सजेशंस लें। और इफ़ पॉसिबल आप एक हफ्ते की आप डेमो क्लास लेकर के देखें पहले। वो ज़रूरी है, पहले डेमो क्लासेस लीजिए। और वैसे सर ने हाँ, बहुत सही बात कही है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, किस सब्जेक्ट में है। ये चीज़ पेरेंट्स को भी बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए, जिससे क्या है कि मैं कह सकती हूँ कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। सर आप यहाँ आए हुए, सबसे बड़ी बात कि मुझे बहुत अच्छा लगा एज ए पेरेंट्स, काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली कि मुझे अपने लिए क्या काम करना है और बच्चों के किस पार्ट पे काम करना है। तो ये आज आपने मुझे सिखाया और काफ़ी अच्छा लगा आपसे। ये मैं कह सकती हूँ कि मेरा अब तक का सबसे बेस्ट पॉडकास्ट रहा थैंक कि यू। जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। तो उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद कि थैंक यू। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पे आए। मेरा मकसद यही है कि सब अपने अपने रोल को अच्छे से निभाएं। पेरेंट, स्टूडेंट और टीचर और प्रिंसिपल, सब अपना अपना रोल अच्छे से निभाएंगे तो आई थिंक कि शायद प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी फिर। बिल्कुल। और आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं कि एक बहुत आसान सी, मैं कह सकती हूँ कि बहुत आसान से शब्द थे और बहुत आसानी से आपने, मैं शायद एज ए पेरेंट सच में बहुत कुछ सीखी कि मुझे अपने किन किन एरियाज़ पे काम करना है। मैं आज बहुत कुछ सीखी हूँ सर, मैं दिल से कह रही हूँ। वैसे ये लास्ट है हमारा, तो सर जो हमारे व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो जो अभी हमें इस टाइम देख रहे हैं, तो उनको कुछ ऐसी गाइडलाइंस देना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा समझाना चाहते हैं कि जो वो लाइफ टाइम याद रखें, उससे शायद हो सकता है उनका रिलेशन, एक बच्चों का रिलेशन या एक टीचर का रिलेशन, जो भी टीचर भी हमें देख ही रहे होंगे, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन अच्छा हो जाए, कुछ ऐसा गाइड। देखिए, मैं टीचर्स के लिए तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि बच्चा सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है, वो हमारे देश का फ्यूचर भी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने बेस्ट परफॉर्मेंस उनको देनी चाहिए। और जो भी उनके अंदर कंटेंट है उस बच्चे के लेवल पे आके उनको सिखाना चाहिए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी उतनी ही ज़रूरी है आज के समय में। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एज ए पेरेंट, मैं पेरेंट्स को तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे की आपकी क्रिएटिविटी है उसको उन्हें प्रमोट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों को एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए, एक माहौल एनवायरनमेंट घर में देना चाहिए कि nothing is impossible, but the thing is that you have to decide and you have to act on it. बिल्कुल, निर्णय लेना है कि आपको कैसे करना है। कैसे करना है, राइट। और जो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए। स्टूडेंट्स के लिए तो मैं कहूँगा कि ज़रूर जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हों, और हो सकता है मेरे बहुत प्रीवियस स्टूडेंट्स भी हों इसमें, तो उनके लिए एक ही चीज़ कहूँगा कि आप जो भी लाइफ में करें, अच्छा करें। अच्छा इन द सेंस कि वो आपकी फैमिली के लिए अच्छा हो, आपके लिए अच्छा हो, सोसाइटी के लिए अच्छा हो, कंट्री के लिए अच्छा हो। और ऑब्वियसली एज ए गुरु हम भी चाहेंगे कि हमें कभी भी शर्मिंदा ना होना पड़े समाज में। बिल्कुल। तो आज का एपिसोड बहुत मज़ेदार गया। तो आप लोग जो भी, एक होता है ना कि जो भी आपके दिमाग में इस पॉडकास्ट को देखते हुए कहीं ना कुछ सवाल आ रहे होंगे, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप भर भर के अपने सवाल भेज सकते हैं, उसका आंसर आपको, हम कोशिश करेंगे कि हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर प्लीज़ वहाँ जाके उन लोगों के जो भी, क्योंकि देखिए देखने के बाद सबके दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा कि मुझे ये पूछना चाहिए था या इस तरीके से।
तो उनका हम चाहेंगे कि आप वहाँ जाके उन्हें जवाब दें। डेफ़िनेटली मुझे खुशी होगी कि अगर मैं कुछ बच्चों की क्वेरीज़ को एड्रेस कर पाऊँ। बिल्कुल, तो और सब्सक्राइब करना बनता ही है, क्योंकि सब्सक्राइब करने में ना तो कोई चार्ज लगता है, और यहाँ हर एक एपिसोड कुछ ना कुछ नया लेके आता है, और हर बार कुछ ना कुछ आप सीखते हैं। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में कुछ नया और कुछ अलग लेके। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे।